माइटोकॉन्ड्रिया में जो लास्ट हमारा टॉपिक रह गया था वो है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो पहला इसका कार्य क्या है कि जो एटीपी होती है ना, वो समस्त जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा यूज में ली जाती है, ठीक है। इसलिए एटीपी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। और जो 95% जो एटीपी है उसके जो अणु हैं वो किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी अणुओं का उत्पादन करता है, ठीक है। पहला तो ये इसका कार्य हो गया। सेकंड कार्य इसका है, यूकेरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन के स्थल होते हैं। मतलब जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें वायवीय श्वसन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन की क्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। पहला ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा, सेकंड है पायरुविक अम्ल का एसिटिल को एंजाइम में परिवर्तन, थर्ड है टीसीए या क्रेब्स चक्र, और फोर्थ है ईटीएस या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा श्वसन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे टीसीए या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या टीसीए चक्र या क्रेब्स चक्र क्या होता है, ठीक है। इसके द्वारा कैसे यूकेरियोटिक सेल्स में श्वसन होता है, तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखो, बाद में इस चक्र को पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इस चक्र की खोज H.A. क्रेब्स द्वारा 1937 में की गई। मतलब जो क्रेब्स चक्र है वो किसके द्वारा खोजा गया है, किसके द्वारा दिया गया, क्रेब्स के द्वारा, ठीक है। और इसी के नाम के आधार पर इस चक्र का नाम दे दिया गया, ठीक है। क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए इसे सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो टीसीए साइकिल होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सिट्रिक अम्ल से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसलिए इसको सिट्रिक अम्ल चक्र भी बोल सकते हैं। अब देखो टीसीए साइकिल स्टार्टिंग से कैसे होता है और एंड तक कैसे होगा। तो स्टार्टिंग में सिट्रिक अम्ल कैसे बनता है, सिट्रिक अम्ल बनने के बाद ही ये चक्र स्टार्ट होता है। तो सिट्रिक अम्ल कैसे बनता है, एसिटिल को एंजाइम जिसमें कार्बन के 2 अणु होते हैं, और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जिसमें कार्बन के 4 अणु होते हैं, ठीक है। दोनों ये जो अणु है वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सिट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो 2 कार्बन इसके और 4 कार्बन इसके मिलके जो सिट्रिक अम्ल है वो कितने कार्बन वाला हो जाएगा, 6 कार्बन वाला, ठीक है। अब आगे इसमें क्या होगा, जो सिट्रिक अम्ल है उसमें से जल बाहर निकल जाएगा और एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में जो सिट्रिक अम्ल है वो सिस एकोनिटिक अम्ल में बदल जाएगा, सिस एकोनिटिक अम्ल में बदल जाएगा, ठीक है। ये भी कितने कार्बन वाला होगा, 6 कार्बन वाला होगा। मतलब जो सिट्रिक अम्ल है वो H2O के बाहर निकलने और एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटिक अम्ल में बदल जाएगा। अब ये सिस एकोनिटिक अम्ल आगे किस में बदलेगा, इसमें H2O तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यही सेम जो एंजाइम है वो एकोनिटेज, इसमें भी एकोनिटेज ही आएगा। H2O के जुड़ने और एकोनिटेज की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, आइसोसिट्रिक अम्ल में, आइसोसिट्रिक अम्ल में, ठीक है। अब ये भी कितने कार्बन वाला होगा, 6 कार्बन वाला होगा, ठीक है। अब जो ये आइसोसिट्रिक अम्ल है ये किस में बदलेगा, ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल में, ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल में बदल जाएगा, ठीक है। और ये भी कितने कार्बन वाला होगा, 6 कार्बन वाला होगा। अब जो आइसोसिट्रिक अम्ल है वो किसकी उपस्थिति में ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल में बदलेगा, तो ये आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज के एंजाइम की उपस्थिति में, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में किससे किस में बदल जाएगा, ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल में बदल जाएगा। और इसमें जो H2O है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जो ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल है वो किस में बदल जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल में, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल में बदल जाएगा, ठीक है। और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल में। और ये कैसा होगा, 5 कार्बन वाला होगा, ठीक है। और इसमें से CO2 बाहर निकल जाएगी।
अब नेक्स्ट जो ये अल्फा कीटोग्लूटेमिक अम्ल है, ग्लूटेरिक अम्ल है, ये आगे जाके किस में बदलेगा? सक्सिनिल को एंजाइम ए में बदल जाएगा। ठीक है, सक्सिनिल को एंजाइम ए में बदल जाएगा। किसकी उपस्थिति में? अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में। अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में। ठीक है, और इसमें जो NAD है वो NADH2 में बदल जाएगा। NADH2 में बदल जाएगा। ठीक है, अब जो ये सक्सिनिल को एंजाइम ए है ये क्या होगा? 4 कार्बन वाला होगा। ठीक है, अब जो सक्सिनिल को एंजाइम ए है ये सक्सिनिक अम्ल में बदल जाएगा। सक्सिनिक अम्ल, और ये सक्सिनिक अम्ल भी 4 कार्बन वाला होगा। अब जो ये सक्सिनिल को एंजाइम है वो सक्सिनिक अम्ल में सक्सिनिक थायोकाइनेज की उपस्थिति में बदलेगा। सक्सिनिक थायोकाइनेज। और इस क्रिया में जो ऊर्जा है वो GTP अणु के रूप में मुक्त हो जाती है। मतलब जो GDP+P है वो किसके रूप में हो जाएगी मुक्त? GTP के रूप में। ठीक है, ये जो ऊर्जा है वो इसमें GTP के रूप में मुक्त हो जाएगी। अब जो सक्सिनिक अम्ल है वो फ्यूमेरिक अम्ल में बदल जाएगा। फ्यूमेरिक अम्ल में बदल जाएगा। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में। ठीक है, और इसमें जो FAD है वो FADH2 में बदल जाएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु है वो FAD को FADH2 में चेंज कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में जो फ्यूमेरिक अम्ल है वो किस में बदल जाएगा? मेलिक अम्ल में बदल जाएगा। फ्यूमेरिक अम्ल किस में बदल जाएगा? मेलिक अम्ल में। ठीक है, और किसकी, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब ये जो एंजाइम है और किसका निर्माण हो रहा है ये तो तुम लोगों को इसमें रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है इसको याद करने का। ठीक है, फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा? मेलिक अम्ल में। ठीक है, और H2O ऐड हो जाएगा इसमें। अब जो मैलिक अम्ल है वो किस में बदल जाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में। किसकी उपस्थिति में? मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में। और जो NAD है वो NADH2 में बदल जाएगा। ठीक है, अब जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बना है जो 4 कार्बन युक्त है वो पुनः एसिटिल को एंजाइम के साथ जुड़कर किस में बदल जाएगा? सिट्रिक अम्ल में। तो ऐसे ये पूरा क्रेब्स चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो जो क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया होती है उसमें CO2 के 3 अणु बनते हैं। एक तो यहाँ पे बनेगा ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल के साथ, एक यहाँ पे बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के साथ, एक यहाँ पे बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए के साथ। तो जो पायरुविक अम्ल होता है और जो ग्लूकोज के जो अणु होते हैं, तो एक जो ग्लूकोज के अणु होता है उससे 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं। तो मतलब ये जो अणु है ये पायरुविक अम्ल के हैं, लेकिन इसको ग्लूकोज में ऐड करेंगे तो ये 3 के बजाय 6 हो जाएंगे। तो क्रेब्स चक्कर में 6 CO2 के अणु बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रह गया ETS और ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो इसकी मैं थ्योरी तुम लोगों को भेज दूंगी, वो पढ़ लेना और नोट्स भी बना लेना। और जो फर्स्ट ईयर में जो मैंने जो माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक करवाया था उसमें शायद ये जो मैंने क्रेब्स चक्कर है ये नहीं करवाया था। ठीक है, तो तुम लोग इसका नोट्स बना के और अटैचमेंट में डाल देना। ठीक है, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे।